पीएम मोदी की वो कौन सी बड़ी बातें हैं, आपको बताते हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। गोलियां पहलगाम में चली, सीना 140 करोड़ का छलनी हुआ था। 22 तारीख के हमले का करारा जवाब दिया गया और 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पहलगाम हमले के बाद सिंदूर बारूद बन गया। जो सिंदूर मिटाने चले थे उनको हमने मिट्टी में मिला दिया। हिंदुस्तान का लहू बहाया, कतरे कतरे का हिसाब चुकाया। मोदी का दिमाग ठंडा है, लेकिन लहू यानी कि खून बहुत ज्यादा गर्म है। ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। देश के दुश्मनों ने देखा कि नतीजा क्या मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये वो बड़ी बातें हैं जो कही गई और इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सख्त लहजे में ये समझा चुके हैं, ये बता चुके हैं और एक बार नहीं बल्कि बार बार बता रहे हैं कि या तो सुधर जाओ, या तो आतंक की फैक्ट्री जो पाकिस्तान में चलती है उसको बंद कर दीजिए, या आतंकियों को जो पालने और पोषने का आप काम कर रहे हैं या तो उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आपको एक बार फिर से इसका अंजाम भुगतना होगा। और यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो 2 प्रमुख अहम मुद्दों पर होगी, पहला पीओके और दूसरा आतंकवाद। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल शम्मी सभरवाल, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कर्नल विवेक शर्मा जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं विवेक जी आप ही के पास आ जाता हूं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अलग रूप देखने को मिला, एक अलग स्वरूप देखने को मिला, रौद्र रूप जो उनका देखने को मिला है, उसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी हैसियत और औकात बताने का काम किया हमारे पीएम ने? जैसे हमें पता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर वक्त जो कहते हैं वो करते हैं। उनका कोई दो राय नहीं होती, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। जब भी हमारे ऊपर, भारत के ऊपर हमला हुआ है, ये टेररिस्ट अटैक भी हमारे ऊपर हमला ही मानेंगे। और ये 93 से चलता आ रहा है हमारे ऊपर। और इतने अटैक्स होने के बाद फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो अभी लेटेस्ट जो पहलगाम में था, ये तो हमारी आत्मा के ऊपर प्रहार था पाकिस्तानियों का। उन्होंने बहुत सही और बहुत एकदम क्लियर शब्द में बता दिया कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और जो एक्ट ऑफ टेरर में उग्रवादी भाग ले रहे हैं और उनका जो साथ दे रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी, उनकी आईएसआई, उनको भी वैसे ही माना जाएगा और उसी हिसाब से सजा मिली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई हो गया। हमने उनके जो टेररिस्ट टारगेट्स थे उनको न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ मुद्दा था सिर्फ टेररिस्ट को करना, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों पर बाज नहीं आया। उसने पूरे बॉर्डर और एलओसी में यूएवी और ड्रोन के साथ हमला किया और हमारी एयर डिफेंस यूनिट्स ने उसको ऐसे मजबूती से उसका काउंटर किया कि दुनिया भी देखती रहेगी कि इतना तगड़ा एयर डिफेंस इंडियन आर्मी का। और उससे पहले जब हमने टेररिस्ट अटैक किया, टेररिस्ट हब्स पर अटैक किया था, एकदम स्पेसिफिक टारगेट और एकदम गिना चुना हुआ जैसे होता है जवाब, मतलब आपका कोई कोलेक्ट्रल सिविल डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर फायर किया, हमारी आर्मी यूनिट्स के फायर किया, तो हमने उनके 11 जो आर्मी एयरफोर्स बेस थे उनको डिस्ट्रॉय किया। ये एक हम कहता है कि अभी भारत वो नहीं है जो 25 साल पहले था। आज का भारत और आज की डिफेंस फोर्सेस अलग है। और ये सिर्फ नेतृत्व, जब हमारा किसी पॉलिटिकल विल होती है, डिफेंस हर वक्त तैयार रहती है जवाब देने को, लेकिन जब पॉलिटिकल विल भी डिफेंस के साथ मिल जाती है तो डिफेंस का हौसला बुलंद हो जाता है। और वो आपने पूरे हिंदुस्तान वासियों ने देखा है कि डिफेंस क्या कर सकती है, हमारी आर्म फोर्सेस क्या कर सकती हैं। और ये तभी हुआ जब हमारा नेतृत्व स्ट्रांग था, उनकी पॉलिटिकल विल था, पॉलिटिकल सपोर्ट थी। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत चीजें जो क्लियरली बताई हैं, पहला एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर बातचीत पाकिस्तान के साथ होगी तो सिर्फ पीओके के ऊपर, मुद्दे के ऊपर ही होगी। और जो भी उनका एक्ट ऑफ टेरर में जो भी उनका उनकी आर्मी और आईएसआई सपोर्ट करेगी, उनका भी वही हर्ष होगा जो
टेररिस्ट का हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारी हिंदुस्तान की अवाम चाहती है कि इसका फैसला किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जी। काफी देर से चल रहा था कि 3 दिन 4 दिन में क्यों खत्म कर दिया, ज्यादा क्यों नहीं चली। लेकिन इसमें यह है कि डिफेंस फोर्सेस को एक टारगेट स्पेसिफाई किया जाता है कि आपने ये करना है। जिस दिन हमें टारगेट मिलेगा कि हमने पीओके करना है या और कोई टारगेट मिलेगा, तो हम उस दिन डिफेंस फोर्सेस वो भी कर लेंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास टारगेट टेररिस्ट हब को डिस्ट्रॉय करना, और उन्होंने एस्केलेट किया तो हमने आगे किया। नहीं तो हमारा एस्केलेट का था कि नपा तुला और जितना होना चाहिए उतना हो, और जी। उस हिसाब से ठीक है। पूरा अभी काफी इसका असर हिंदुस्तान में भी पड़ा है। और जी। हमारी टीम्स जैसे बाकी टोटल 51 एमपीज और 8-9 जो डिप्लोमेट्स हैं वो गए हैं अलग तकरीबन 50-60 कंट्रीज में। तो एक जो गलत नरेटिव पाकिस्तान लगा हुआ था प्रोपोगंडा करने का, जी। उसको काउंटर करने के लिए उनकी जो इंटेलेक्चुअल्स है बाकी कंट्रीज का, उनको बताने के लिए कि हिंदुस्तान ने ये जो अटैक किया है ये हम काफी पेशेंस, कितने हम कर लें। 93 में जो बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ, फिर 26/11, फिर पार्लियामेंट अटैक, फिर पुलवामा, फिर दिल्ली में 4-5 ब्लास्ट, पूना बेकरी, जर्मन बेकरी पुणे में, मतलब आप हाँ, एक जितने भी लंबी फहरिस्त गिनाओ है, कम एक लंबी पड़ेंगे। फहरिस्त है। पठानकोट, बिल्कुल सही कहा आपने। पठानकोट। हाँ, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास में लौटूंगा सर। शम्मी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब यह भी साफ कर दिया है और पाकिस्तान को यह बता दिया है और हिंदुस्तान वासियों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई अब वो दिन लद गए जब डोजियर डोजियर खेला जाता था, अब डोजियर नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान छेड़ेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उधर से अगर गोली चलेगी, जिसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं पीएम मोदी, उधर से अगर गोली चलेगी तो उधर से गोला चलेगा। बिल्कुल अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। जी। अगर आज जिस तरह से मोदी जी का जो हम भाषण अभी सुन रहे थे, और या उन्होंने पिछले 8-10 साल में जब भी बोला है, जब भी कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, चाहे आप उरी के बाद देख लें या पुलवामा के बाद देख लें, तो उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी थी कि अब हम टेररिज्म के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि देखो 2014 में मोदी जी ने टेक ओवर किया था, 16 में छोटा थप्पड़ लगाया, उसके बाद 19 में उससे बड़ा लगाया। लेकिन इसके साथ साथ जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है, क्योंकि देखो अगर हमने किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो हमारी कैपेबिलिटी और हमारी क्षमता को भी उसी के हिसाब से बढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। और यही जो पिछले 10 साल में यही कमाल हुआ है कि हमने अपनी कैपेबिलिटी को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि जो मतलब वर्ल्ड में इस समय, जब ये पिछले जो 10-12 दिन में जो कुछ हुआ था, उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि हम किस कैपेबिलिटी लेवल पर पहुंच गए हैं, और विच केम एज अ बिग सरप्राइज टू इवन अमेरिका एंड चाइना। मतलब खासतौर पे चाइना ने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि उसके इक्विपमेंट को हमने जैसे बच्चों के खिलौने हैं उसकी तरह से उनको बर्बाद कर दिया। और आज क्योंकि 1 महीना पूरा हो चुका है, और जिस तरह से मोदी जी ने आज एक नाल एयरफील्ड पर जाकर, और वहां पर जब वो अपनी रैली में जिस तरह से उन्होंने एक कहते हैं गर्म करने वाला जो भाषण दिया है, उससे उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ अपने देश की जनता के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि अब हम टेररिज्म के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे लेकर चलेंगे, और अगर पाकिस्तान बिहेव करेगा तो हम 2 कदम आगे आएंगे, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो हम उसको ईंट का जवाब डबल पत्थर के साथ ही देंगे। एंड दैट इज व्हाट हमने पिछले 10-15 दिन में देखा, हमने वैसे ही किया है। थैंक यू जी। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन विवेक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले आदमपुर एयरबेस जाना और अब नाल एयरबेस जाना और वहां से इस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ लगाना, दुनिया को ये बताना कि भारत की जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म, ये क्या दर्शाता है? देखो, ये इसका 2 है। जब पहले आदमपुर में जब आए तो जो प्रोपोगंडा किया हुआ था पाकिस्तान ने कि हमारा जो S-400 का बेस है उसको डिस्ट्रॉय किया उन्होंने S-400 के सामने, और वहां पर आदमपुर में हमारे वीर सैनिकों का हौसला बढ़ाया और दुनिया को बताया कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है फॉल्स प्रोपोगंडा कर रहा है।
और आज जो गए हैं तो उसके ऑपोजिट रहीम यार खान है, जो अभी पूरा आर्मी एयरफोर्स बेस खत्म हो चुका है। और वो भी बताया कि हम जहां पर उन्होंने अटैक किया वहां उनका हवाई जहाज उतरा, वहां से वो रैली अटेंड करने गए। लेकिन जबकि ऑपोजिट पाकिस्तान साइड से उनका अभी कितना टाइम लगेगा उसको दोबारा चलाने में, वो पता नहीं है। तो एक चीज जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो पाकिस्तान हमारे ऊपर कर रहा था, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो ये उसका काउंटर का एक तरीका है। और अपनी आवाम को, अपनी जनता को बताना कि जो हम कर रहे हैं वो ग्राउंड में कितना है। अभी मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में कई जगह पर घूमा हूँ और जहां पर हुआ, लेकिन हर एक का एक ही बात था कि हमें ये ड्रोन हवा में दिखाई देते थे, लेकिन उसके बाद कहाँ जाते थे, खत्म हो जाते थे। जो एक कॉन्फिडेंस फौज के ऊपर और जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर आज हिंदुस्तान जनता का है, वो पहले शायद इतना मजबूत नहीं था। तो अभी ये है कि एक मुद्दा जरूर आता है कि जो मुझे सुनने में आया है कि इसको पहले अभी और चलाना चाहिए था। तो जो जी। हमें मालूम है कि वो हम जब करना चाहेंगे कर लेंगे। तो एक आम जनता में है कि ये 4 दिन की जगह कुछ 2-3 दिन और लगाने चाहिए थे, लेकिन वो डिफेंस उस हिसाब से काम नहीं जल्द करती। डिफेंस स्पेसिफिक टारगेट के हिसाब से काम करती है। जब हमारा वो अचीव हो गया, जब नेक्स्ट टारगेट मिलेगा तो डिफेंस उस हिसाब से काम करेगी। जी। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जो आज का भारत है वो दुनिया में, इसराइल आप ले लो या आप यूके ले लो या यूएसए ले लो, जो बाकी कंट्रीज हैं, तो उन्होंने हमारे क्षमता देखी है कि हम कैसे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया और कितने स्पेसिफिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया विदाउट कोई आम जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप पाकिस्तान की तरफ से देखो, उन्होंने हमारे मस्जिद, गुरुद्वारा, सिविल पॉपुलेशन, उनको फायर किया क्योंकि उनके पास कोई टारगेट ही नहीं था हमारे धरती पर। तो उन्होंने हमारे आम नागरिकों को वो किया। लेकिन अच्छी है कि एटलीस्ट जो आईबी में, जो पंजाब साइड में, राजस्थान में, वो उनका अफेक्ट नहीं हुआ है। एलओसी में जरूर हमें सिविलियंस कैजुअलिटीज हुई हैं उनकी आर्टी शेलिंग करके और उस करके, लेकिन वो भी उनके मुताबिक जो उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं वो बहुत हमारे से, आप लगा लो, 4-5 गुना ज्यादा होंगी। तो ये एक जी। हाँ जी। तो अभी ये है कि आज की डेट में ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। अगर पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है मेरी सर्विस का, ये सुधरने वाला नहीं है। ये अभी फिर कुछ ना कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है। और विवेक जी, हम तो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान वो दुम है, वो कुत्ते की दुम है, वो कुत्ते की पूंछ है कि जिसको आप जितना भी सीधा कर लो वो बाद में उसी तरीके से अपनी उसी शेप में आ जाती है। लेकिन इसको काट कर फेंकना ही अब बेहतर होगा। क्या वो दिन अब आ चुके हैं? क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला तो नहीं है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आता हूं आपके पास सर, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ऐश्वर्या द्विवेदी, जो कि मृतक शिवम द्विवेदी की पत्नी है। ऐश्वर्या जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि आज पूरा 1 महीना हो गया है, वो जो आतंकवादी घटना हुई उसके बारे में जिक्र करना ही हम समझते हैं, हमें लगता है कि बहुत मतलब इतना आसान नहीं रहता है। और क्योंकि तो आप तो उसकी गवाहें बिल्कुल वहीं पर मौजूद थी। आज 1 महीना पूरा हो गया है, आपकी कुछ मांगें भी थी, और आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन भी लिया होगा कि किस तरीके से एक अलग ही रूप, एक अलग ही अंदाज, एक रौद्र रूप उनका देखने को मिला। और भारत सरकार की क्या पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, वो भी उन्होंने देश और दुनिया को बता दिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब 1 महीने के बाद जो सरकार की ओर से जो कहा गया, जो प्रोमिसेस किए गए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे 2 ही चीजें बोली थी शुरुआत से ही। एक, आतंकवाद के खिलाफ, तो उस पे तो बिल्कुल ही सरकार और हमारी आर्म फोर्सेस काम कर रही है। रोज ही हमें कुछ ना कुछ खबर मिलती है कि कुछ हुआ, कुछ टेररिस्ट पकड़े गए, उनके अगेंस्ट ये हुआ, वो हुआ। और दूसरी मेरी सिर्फ एक ही शुरुआत से रही है, इस पूरे परिवार के लिए है। मुझे लगता है देश की अब हर जनता, हर इंसान की यही है कि शुभम को शहीद का दर्जा, और जितने भी बाकी 26 लोग हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मैं शुभम के लिए बोल सकती हूँ तो मैं शुभम के लिए बोलूंगी कि उसे शहीद का दर्जा देना चाहिए। मेरी इस मांग पे अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुझे उम्मीद है इसमें भी माननीय नरेंद्र मोदी जी जल्दी ही कुछ फैसला लेंगे। जी, लेकिन ऐश्वर्या जी,
अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये कहा जा रहा है, हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि सरकार इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, क्योंकि और भी कई ऐसे परिवार हैं, पीड़ित परिवार, जिनकी ओर से मांग की गई है, जो मांग आप कर रही हैं, लेकिन इसमें सरकार की ओर से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है कि जो मृतक है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, जो आप मांग कर रही हैं। सर, जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद 10 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर का भी नामो निशान नहीं था, बट हुआ ना। जी। तो मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि जो मेरी दूसरी मांग है शहीद की, इस पे भी कुछ सोच विचार या कुछ तो बातचीत चल रही होगी, और मुझे पूरा भरोसा है हमारी सरकार कि वो इसको सुन रहे होंगे, वो इस पे निर्णय जरूर लेंगे। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो हम अपने देश के नागरिकों को ऐसी गुमनामी की मौत मरने देंगे नहीं, उनके लिए भी ये करना बहुत जरूरी है। नहीं तो सर, कल को खुद कोई दूसरा इंसान उठना बंद कर देगा, बाहर निकलना बंद कर देगा, वो अपने आप को हिंदू बोलना बंद कर देगा, और शायद कल को युवा कहीं भी ऐसी भी चीजों में इन्वॉल्व होना, या उसको लगे कि मैं जा रहा हूँ, शायद मेरे ऊपर टेररिस्ट अटैक हो गया, मैं मर गया, मैं तो गुमनामी मौत मर जाऊंगा, जी। तो लोग डर जाएंगे, घर में बैठने लगेंगे। ये युवा को जगाने के लिए कि हाँ तुम बोलो कि तुम हिंदू हो, तुम हमारे देश के हो, इसलिए भी उन्हें ये करना चाहिए, शहीद का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास ऐश्वर्या जी, लेकिन शम्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसमें दिक्कत आ सकती है? मतलब भारत सरकार के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है जिससे ऐसे मामलों में ख़ासतौर पर वहाँ किसी भी नागरिक को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई भी टेक्निकल अगर दिक्कत आएगी तो सरकार के सामने वो क्या हो सकती है? देखिए, जो ऐशाना जी ने जो पॉइंट रेस किया है बहुत वैलिड पॉइंट है जी। क्योंकि जो ये घटना हुई है ये बाकी घटनाओं से थोड़ा भिन्न है। मतलब इसको एक जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑर्केस्ट्रेट करके इसको एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश करी थी, और एक जिसे कहते हैं देश में जो है हिंदू मुस्लिम, उस बेसिस पे डिवाइड करने की भी, क्लास डिवाइड करने की भी कोशिश की गई थी। इससे पहले कभी इस टाइप का चीज हुआ नहीं है। एंड सेकेंडली देखो, चीज ये है कि हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट इतना बिजी थी, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलना था उसके बारे में प्लानिंग, और उसके बाद क्योंकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी इस इश्यू के ऊपर थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखा हो। बट क्योंकि अब आपके चैनल के माध्यम से अगर एक चीज उठी है, ये जाएगी, तो लाजमी बात है कि कोई ना कोई सिस्टम के अंदर इसके ऊपर जो है सोच विचार करेगा। और मुझे नहीं लगता कि देखो, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो कर सकती है। इट इज अल्टीमेटली गवर्नमेंट की वो है कि भाई एक काम करना है तो वो किया जा सकता है। और मोदी जी के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वो एक चीज करने की ठान लेते हैं, समय लग सकता है लेकिन वो होके रहता है। और देखो, हादसा बहुत बुरा था, जिनके साथ गुजरा है दे हैव सफर उन्होंने किया है, और बाकी जो है हम तो सिर्फ उनके साथ वी कैन ओनली बी अ मॉरल एंड इमोशनल सपोर्ट। लेकिन देखिए, हर कहते हैं डार्क क्लाउड के बाद एक सिल्वर लाइनिंग आती है। ये होने से आप ये देखिए कि एक इंटरनेशनल लेवल पर जो आज भारत की छवि ऊपर उभर के आई है, इट इज ओनली बिकॉज हमने जो इस बार जो हमने एक अनप्रेसिडेंटेड जो एक्शन लिया था, और उसके बाद पाकिस्तान ने जैसे ही उसको एस्केलेट किया, हमने उसको 10 गुना ज्यादा एस्केलेटरी लैडर पे ले जाकर उसको हर लेवल के ऊपर चित किया। उससे एक इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि बन चुकी है। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो नेशन स्टेट लोअर लेवल कंसिडर किया था, अब सडनली हमने इंटरनेशनल लॉ ऑर्डर को भी चेंज कर दिया है, जहां पे अब सबको लगता है कि अब ये वो भारत नहीं है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर था, अब ये एक आर्म एक्सपोर्टर बन गया हो, और he can challenge both America, Russia and China in terms of becoming one of the largest exporter of arms in the world. तो ये चीजें जो हैं वो इसके बाद ही उभर के आई हैं। तो देखा जाए तो ये जो कुर्बानियां हैं ये वेस्ट नहीं जाएंगी, क्योंकि इसी के बाद ही
ये वर्ल्ड को पता लगा कि हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात। इसी के बाद ही मोदी जी ठीक है सर। को एक मौका मिला कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, नहीं तो हमारे पास कोई रीजन नहीं था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते। बिल्कुल तो सही ये जो बली मैं तो कहता हूं कि ये जो कुर्बानियां जो हैं, ये जो है आज के 2-4-5 साल के बाद हम रियलाइज करेंगे कि ये कुर्बानियां जो हैं ये वेस्ट नहीं हुई हैं। और इसके बाद और पीएम मोदी ने आज क्योंकि बिल्कुल जब साफ भी वाटर कर दिया सर, डाइवर्ट पीएम मोदी होके ने बिल्कुल आज साफ कर दिया कि पाकिस्तान अगर दोबारा से ऐसी कोई हिमाकत करता है तो आर्थिक तौर पर भी उसको तोड़ा जाएगा और पाकिस्तानी सेना भी अब बच नहीं पाएगी। अभी तक तो ना तो सिविलियंस को हमने निशाना बनाया, ना हमने सेना को टारगेट किया, हमने तो सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। लेकिन अब अगर कोई हिमाकत पाकिस्तान की ओर से की जाती है तो फिर इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तानी सेना को भुगतना पड़ेगा और वो आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने में भी भारत पीछे नहीं रहेगा। खैर विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और ऐश्वर्या जी की ओर से या जो और पीड़ित परिवार हैं उनकी ओर से जो मांग की जा रही है, इस मांग को आप किस रूप में देखते हैं और क्या आपको नहीं लगता है कि अब सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है? और जैसा कि आपके सामने शमी जी कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मोदी जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। अमित जी, जैसे कहा है कि एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर जी, अगर हम उस मुद्दे को लेकर चलें कि ये हमारे ऊपर लड़ाई सौंपी गई थी और ये लड़ाई जो थी उसमें हमारे इन भारतीयों को, स्पेसिफिक हिंदूज को और एक मुस्लिम और बाकी क्रिश्चियन जो थे, टोटल 27 जो थे हमारे, उनको धर्म पूछ के उनको मारा गया। तो अगर इसको लें तो अभी ये पॉलिसी डिसीजन है, इसका आगे पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या आने वाले जो अगर कोई इंसिडेंट होता है और ऐसी कैजुअलिटी होती है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी डिसीजंस हैं। अगर शहीद का दर्जा देना है तो शहीद का दर्जे की परिभाषा में इन चीजों को लाना पड़ेगा कि अगर हमारे हिंदुस्तान नागरिक कोई विक्टिम होते हैं, जब दुश्मन उनके ऊपर अटैक करता है तो उनको शहीद डिक्लेयर करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक परिवार पूरा खत्म हो जाता है। जब एक परिवार का अर्निंग मेंबर चले जाता है तो परिवार को क्या सोचना पड़ता है और क्या उसके साथ होता है वो अलग बात है। अभी उनके जाने के बाद परिवार को देखभाल कौन करेगा, कैसे होगी? तो अगर शहीद का दर्जा होगा तो एटलीस्ट जो आने वाले उनके बच्चे होंगे उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फायदा मिलेगा, उनका जब एटलीस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जरूर मन में आएगी। बिल्कुल। तो अगर उसको अगर लेकर चलें तो शहीद का दर्जा हम एक सिर्फ जो 26 जो हुए टूरिस्ट उनकी बात ना करें, एक 26 परिवार उनके साथ जुड़े हुए परिवार है। चलिए सर, ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शुभम के पिताजी संजय द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि आज पूरा 1 महीना हो चुका है, 22 अप्रैल का वो दिन और आज 22 मई हो गई। पहलगाम में नरसंहार हुआ था, उसके बाद जिसमें मेरा बेटा शहीद हुआ था, मेरा इकलौता पुत्र शहीद हुआ था, उसके बाद से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। मैंने सरकार से कोई मांग नहीं रखी, मैंने सिर्फ 2 बातें कही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे अंत्येष्टि वाले दिन, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैंने सिर्फ 2 बातें कही थी कि आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई सरकार करे और अपने धर्म की रक्षा करते हुए राष्ट्र रक्षा, मेरा बेटा शहीद हुआ है उसे शहीद का दर्जा दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत साहसिक कदम उठाते हुए आतंकवाद पर बहुत सटीक हमला कराया है सेना के द्वारा। सेना को खुली छूट दी है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। उसके लिए हम सेना को सलाम करते हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। किंतु आज तक मेरी जो मांग है, मेरे परिवार की, पूरे समाज की मांग है, पूरे देश की मांग है, पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उस संबंध में आज तक कुछ नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर आने का प्रोग्राम 30 मई को है। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से कि निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों से मिलेंगे और हमारी मांग को अवश्य तो सकारात्मक करेंगे। तो बिल्कुल आपने संजय द्विवेदी जी को सुन लिया और उनका ये कहना है कि सरकार ने हमसे वादा, हमने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, उनमें से कुछ मांगे हैं
जो सरकार ने पूरी की हैं और जिस तरीके से आतंकिस्तान को जवाब दिया गया वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मांग है उस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया गया है और इस बात का दुख इस परिवार को जरूर है। शनाया जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा। मुझे याद है कि सीएम योगी भी आपके पास पहुंचे थे और ढाढ़स बंधाने के लिए परिवार से आप लोगों से मिले थे और आपने उनके सामने कुछ मांगें भी रखी थी, उनमें से ये एक मांग भी शामिल थी। तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था उस दौरान, क्या भरोसा आपको दिया गया था, क्या कहा गया था आपको, थोड़ा सा बताइए। हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो कम से कम जान तो पाएं कि जब सीएम योगी आपसे मिले, जब आपने ये मांग उनके सामने रखी तो उनकी ओर से जवाब क्या मिला? मैं अपना बता सकती हूँ। जिस दिन सीएम योगी जी आए थे उस दिन ही शुभम की लास्ट डेट आई और हमने के अंदर ताकत भी थे क्या बात में। उस दिन तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे पति की मौत का बदला ले जी, और कुछ मेरे दिमाग में, मेरे जहन में था। हाँ, बाकी लोग परिवार के थे, उन सब ने शहीद की बात कही थी, तो उस बारे में जो भी है वो उसका निर्णय लेंगे। वो मुझे यकीन है कि उन्होंने भी आगे बोली होगी ये बात। वो भी जानते हैं कि हिंदू होना और एक राष्ट्र, अपने ही राष्ट्र में हिंदू होके मारे जाना कितनी बड़ी बात। बिल्कुल, ये माननीय योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे ये बात, मुझे मालूम है। और उनकी भी प्रदेश की घटना है तो और पूरे सपोर्ट में खड़ेगी। मैंने उस दिन उनसे कोई बात नहीं कही थी, मेरी स्थिति उस दिन ऐसी जी। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताया जा रहा है कि कानपुर पहुंचने वाले हैं, कानपुर का दौरा है उनका। तो क्या उम्मीद है आपसे, आपको क्या उम्मीद कर रही हैं आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? मुझे वो हमसे मिलेंगे, पहली तो उम्मीद बड़ी यही है। और दूसरी शायद वो उसी दिन कुछ बताएं, क्योंकि वो बहुत मुझे सोच समझ के अपने हिसाब से पूरा एनालाइज करके ही डिसीजन लेते हैं, जो कि सीधे है, क्योंकि वो देश हित के लिए होता है। तो वो जब हमसे मिलेंगे तो मुझे है कि उस दिन कुछ ना कुछ शहीद के दायरे की मांग जो हमारी है उस पर कोई निर्णय तो लेंगे। जी, तो आपकी ओर से ये मांग दोहराई जाएगी पीएम के सामने जब वो आपसे मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, ये मांग उनसे भी आप लोगों के जरिए भी हर मैं जिससे भी बात कर पा रही हूँ यही बात बोल रही हूँ कि हमें इस घटना में मारे गए लोगों को गुमनामी की मौत नहीं छोड़ना है। मुझे शुभम द्विवेदी से ये शहीद का दर्जा चाहिए, वो शहीद शुभम द्विवेदी है। और बस इस चीज को सही तरीके से जो भी इसमें चीजें होती है वो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, वही करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है मैम, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन शमी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सिविलियंस होते हैं, जो आम सिविलियंस होते हैं और एक हमारे सैनिक होते हैं, तो सिविलियंस के लिए क्या कुछ ऐसा है क्या सेना के अंदर कोई ऐसा प्रावधान है कि अगर इस तरीके से जैसे ये आतंकवादी घटना घटी और जिस तरीके के ये परिस्थितियां बनी हैं उसमें ऐसा कुछ है कि शहीद का दर्जा आम सिविलियंस को दिया जा सकता है? इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास पर्टिकुलर? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि अभी कर्नल विवेक ने बताया था कि आज की डेट में कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसमें इमीडिएटली उनको शहीद का दर्जा दिया जा सके जी। तो ऑब्वियसली इट विल इन्वॉल्व अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो लेकिन ये नहीं है कि ये काम इम्पॉसिबल है। देखो, एक सिविलियन और एक फौजी दोनों के शहीद होने के उसके बीच में भी इनके पैरामीटर्स होते हैं जो दिए जा सकते हैं। वो एक एक्सपर्ट कमिटी जो है वही उसको पहले डिफाइन करेगी कि किस सर्कमस्टांसेस को हम एक सिविलियन को हम शहीद का दर्जा हमें देना चाहिए। और थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, आई एम नॉट सेइंग कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड इट इज वेरी मच डूएबल। और मैं अचानक को एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो, बहुत दुख है कि आपका सबसे मतलब पर्सनल साइड का मोस्ट इररिपेयरेबल लॉस, इसको मतलब वो कोई भी चीज भरपाई उसकी नहीं की जा सकती। लेकिन अब एक अगर काम करना है, मोदी का मैंने चीज देखा है कि वो काम करने से पहले पूरे सारे पहलू देखकर उसको समझकर उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ काम करते हैं और सारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर कि भाई अगर इसको करना है तो कैसे किया जाए, सो दैट जो भी हम प्रेसिडेंट सेट करें वो हर लिहाज से इट शुड पास द टेस्ट ऑफ टाइम।
ये नहीं ठीक कि है। आज हम कुछ करें 2 दिन के जी। बाद उसके कुछ फेरबदल करें, वो ठीक नहीं रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर, समय मेरे पास बचा नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।